जिस तरह बिना हवा का हम जी नहीं सकते हैं, बिना ऑक्सीजन का हम जी नहीं सकते हैं, उसी तरह संचार जो है भाषा के बिना वो नहीं कल्पना की जा सकती है। बिना भाषा के जो संचार है वो नहीं किया जा सकता है। संचार एक मुख्य साधन भाषा ही है। उसके बिना वो एक निर्जीव के जैसा प्रतीत होता है। अब ये जो भाषा है, ये जो भाषा का जो ये का रूप है, वो अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग किया होता है। समाचार पत्र के लिए अलग भाषा का प्रयोग किया जाता है। साधारण तो जो एक समाचार पत्र होते हैं उसमें मानक भाषा का प्रयोग किया जाता है। कोई भी जो भाषा है उसकी जो मानक रूप है उस समाचार पत्र के लिए किया जाता है। लेकिन अब ये भी देखा जाता है कि उसके पाठक वर्ग किस तरह है। जैसे कि हिंदी के ही अगर समाचार पत्र लेते हैं, नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, दैनिक भास्कर, इस तरह का अगर हम समाचार पत्र लेते हैं तो उसके भी जो शब्द के चुनाव होते हैं या उसके जो लेख होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, क्योंकि उनके जो पाठक होते हैं, जो पाठक वर्ग होते हैं, या जहाँ से वो छपती है, जैसे कि अगर कोई महानगरों में छपती है, कोई संवाद पत्र के जो पत्ती होती है, या वही संवाद पत्र अगर एक छोटे से कस्बे में से छपते हैं, उसकी जो स्थानीय खबरें जो होती हैं वो प्रमुख रूप से रहती है। तो इस तरह से जो पाठक वर्ग होते हैं उसके आधार पर भी समाचार पत्र की जो भाषा होती है या पत्रिकाएं की जो भाषा होती है अलग होती है। एक छोटा सा उदाहरण ये भी ले सकते हैं, जैसे कि अगर कोई किसान के लिए कोई समाचार पत्रिका छपती है, या जो साधारण एक लोग कम पढ़े लिखे जो लोग होते हैं उनके लिए एक कोई पत्रिका या कोई समाचार छपते हैं, और वही कहीं एक अध्यापक के लिए या एक बुद्धिजीवी वर्ग के लिए या डॉक्टर के लिए कोई अगर पत्रिकाएं या समाचार छपते हैं तो उसकी जो भाषा होती है वो अलग होती है। यहाँ तक कि अगर हम छोटे बच्चों के लिए कोई समाचार पत्र या उनके लिए कोई पत्रिका छपते हैं तो उसकी भाषा बिल्कुल हल्की फुल्की होती है, सहज सरल होती है, इस तरह अलग अलग होती है। यहाँ तक कि एक ही समाचार पत्र में जो अलग अलग खबरें होती हैं उसकी भाषा भी अलग अलग होती है। अगर संपादकीय पृष्ठ की भाषा का बात करें तो ज़्यादा उसमें जो है कठिनाई होती है, उसके जो शब्द होते हैं ज़्यादा किताबी शब्द का प्रयोग किया जाता है या मानक शब्द का प्रयोग किया जाता है। वही अगर हम खेल समाचार देखें तो उसके जो शब्द होते हैं उसके अलग होते हैं। अगर आर्थिक समाचार देखें तो उसके जो शब्द का प्रयोग होता है वो अलग होते हैं, उससे जुड़े हुए शब्द का प्रयोग होता है। इसका एक उदाहरण हम आपको देते हैं, जैसे कि अगर हम खेल समाचार वाले कोई समाचार अगर हम लेते हैं तो उसमें उसका एक उदाहरण लेते हैं कि फड़कते हुए तथा गति वाले शब्द का वाक्य जो है ये ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसी तरह जैसे आर्थिक समाचार और लेखों की जो शब्द होते हैं, आर्थिक समाचार के ऊपर जो लेख होते हैं उसमें अलग शब्द के ज़्यादा प्रयोग होते हैं, जैसे कि सोना चांदी लुढ़का या निफ्टी के भाव या बाजार दर, इस तरह के शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से जो जनसंचार का अगर हम मुद्रित माध्यम लेते हैं और समाचार पत्र ही लेते हैं, एक ही समाचार पत्र लेते हैं लेकिन उनके अलग अलग समाचार पत्र में अलग अलग भाषा का प्रयोग होता है। इस तरह जनसंचार की जो माध्यम होते हैं उन सभी माध्यम का अलग अलग भाषा का प्रयोग करता है। तो ये तो गया आपका मुद्रित माध्यम की भाषा का प्रयोग कैसे किया जाता है, यानी समाचार पत्र के अखबार में किस तरह के भाषा का प्रयोग किया जाता है। साहित्यिक भाषा का कहाँ प्रयोग होता है, प्रयोजनमूलक भाषा किसे कहते हैं, इस तरह से ये हम जान पाए हैं। आगे हम जानेंगे कि आपका जो रेडियो और टीवी में जो भाषा है उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। अब बात करते हैं रेडियो की जनसंचार की जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए। रेडियो जो है वो भारत में सबसे सशक्त माध्यम में से एक है जनसंचार के लिए, क्योंकि इसकी जो पहुंच है वो सभी वर्गों तक है, और रेडियो का जो प्रयोग है वो निरक्षर जो वर्ग है वो काफ़ी मात्रा में करते हैं, और गांव-गांव तक इसकी पहुंच है। इसलिए जो इसकी भाषा का जो चुनाव है इसके ऊपर काफ़ी सावधानी बरतनी होती है ताकि सभी लोगों को समझ आए। जो शिक्षित नहीं हो, निरक्षर है, वो भी इसकी
इसके जो समाचार है, सूचना को समझ पाएँ। दूसरी बात है कि रेडियो को सुनते सुनते लोगों की जो ध्यान भटकने की संभावना होती है, इसलिए इसकी भाषा ज़्यादा कठिन और बोझिल नहीं होनी चाहिए कि लोग इसमें ध्यान भटक जाए, क्योंकि रेडियो जो है वो लोग सिर्फ सुनते हैं और बाकी जो माध्यम है उसमें लोग देखते भी है, जैसे चाहे वो समाचार पत्र हो, पढ़ते हैं, और टीवी जो है वो देखते हैं और सुनते हैं दोनों। इसलिए इनकी जो भाषा होती है वो रेडियो से थोड़ी सी अलग होती है। रेडियो की भाषा पे ज़्यादा ध्यान की आवश्यकता होती है, और ताकि लोगों को ये ज़्यादा कठिन नहीं लगे और लोग आसानी से इसको समझ पाएँ। दूसरी बात ये होती है, अगर रेडियो में अगर कोई कठिन शब्द आते हैं तो दोबारा उसको समझने की जो गुंजाइश है वो नहीं होती है, क्योंकि वो एक धारा प्रवाह की तरह उसको प्रस्तुत किया जाता है। एक समाचार के बाद दूसरे समाचार का प्रस्तुतिकरण हो जाता है, इसलिए अगर इसके बीच अगर कोई चीज़ समझ नहीं है, छूट जाती है, उसको दोबारा समझने की जो विकल्प है वो श्रोता के पास मौजूद नहीं होते हैं। जबकि अगर आप समाचार पत्र पढ़ते हैं और कोई कठिन शब्द आपके पास आ जाता है जिसके अर्थ आपको नहीं समझ में आते, तो आप उसे दोबारा पढ़ के या किसी तरीके से किसी और माध्यम से उसको समझ सकते हैं। इसीलिए रेडियो की जो भाषा है वो बहुत ही सोच समझ के प्रयोग किया जाता है, ताकि सभी जो वर्ग है सभी लोगों तक उसकी समझ हो और लोग आसानी से जो रेडियो के द्वारा जो सूचना या समाचार है उसे लोग समझ पाएँ। अगर बात करें हम जनसंचार के तीसरे माध्यम अर्थात दृश्य श्रव्य माध्यम टेलीविज़न के भाषा की बारे में, तो जो ये है सबसे प्रभावशाली संचार माध्यम। दूरदर्शन जो है उसे सबसे प्रभावशाली संचार माध्यम माना जाता है। दूरदर्शन जो है मुख्य रूप से मनोरंजन का साधन माना जाता है, जिसमें धारावाहिक, नाटक, फिल्म, गाने, नाटिकाएँ आदि कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। और जो इनकी जो भाषा होती है, सब जो कार्यक्रम होते हैं उनकी भाषा अलग अलग होती है। और अगर बात करें इनकी जो समाचार की जो भाषा है दूरदर्शन में या टेलीविज़न में, वो भी काफ़ी अलग होती है बाकी जो माध्यम की भाषा के तुलना में। दूरदर्शन की जो समाचार की भाषा का प्रयोग जो है वो अपेक्षाकृत कम होता है, और चित्र तथा दृश्यों का जो प्रयोग होता है वो अधिक किया जाता है। इसलिए समाचार के साथ जो कुछ दिखाया जाता है उसका वर्णन शब्दों में करना हमेशा जरूरी नहीं होता है। उदाहरण के लिए गणतंत्र दिवस की जो पैरेड का समाचार देने के लिए जहां समाचार पत्र तथा रेडियो समाचार में ये लिखा जाता है कि वायुसेना के बैंड दस्ते ने हरे रंग की कलगी वाली पगड़ी पहनी हुई थी और कदम से कदम मिलाते हुए उन्होंने राष्ट्रपति की सलामी दी, वही दूरदर्शन समाचारों में इतना ही कहना काफ़ी है, यह कि वायुसेना का बैंड दस्ता बाकी दर्शक देखकर जान लेंगे। तो इसलिए दूरदर्शन की जो भाषा है वो कम माने उसकी जो भाषा होती है, जो समाचार की भाषा होती है वो बहुत लंबे नहीं होती है। उसकी जो प्रस्तुतिकरण होती है वो अलग होती है रेडियो की तुलना में, क्योंकि उसमें चित्र भी है। इसीलिए इसकी भाषा रेडियो की भाषा या समाचार पत्र की भाषा से अलग होती है। लेकिन ये भी ध्यान में रखने की बात होती है कि इसकी भाषा भी सहज सरल हो, क्योंकि इसके भी सारे जो वर्ग है इसके दर्शक वर्ग होते हैं। अलग अलग जो प्रोग्राम होते हैं दूरदर्शन के, इसमें भी अलग अलग भाषा का प्रयोग होता है। जैसे कि अगर कोई आपके ऐतिहासिक प्रोग्राम होते हैं तो उसकी जो उस समय की जो भाषा का प्रयोग किया जाता है। धारावाहिक होती है, अगर जैसे रामायण महाभारत जैसे धारावाहिक का आपका प्रस्तुतिकरण होता है तो उसकी जो भाषा होती है वो आपकी पौराणिक भाषा की या संस्कृत का जो है उसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। इस तरह से कार्यक्रम के आधार पर और आपके जो समाचार के आधार पर दूरदर्शन की भी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इस तरह विभिन्न जो माध्यम है समाचार जनसंचार के, उसके अलग अलग माध्यम में अलग अलग भाषा का प्रयोग किया जाता है। और जैसे इंटरनेट की जो भाषा है वो इन सब भाषा से अलग होती है, क्योंकि इंटरनेट जो है उसमें आपके सभी प्रकार के लोग जुड़े होते हैं। उसमें भी आपके जो कार्यक्रम होते हैं वो बहुत अलग होते हैं दूसरे दूसरे माध्यम की तुलना में। और उसमें हिंदी अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग काफ़ी मात्रा में किया जाता है।
उसके जो प्रस्तुतिकरण होते हैं बाकी माध्यम से अलग होते हैं, इसीलिए उसकी जो भाषा होती है वो भी बहुत अलग होती है। तो इस तरह जो जनसंचार के अलग अलग माध्यम हैं, उसकी जो भाषा है वो अलग अलग है, उसकी जो प्रस्तुतिकरण है वो अलग अलग है। पाठक, श्रोता, दर्शक सभी वर्गों को ध्यान में रखकर भाषा की जो गठन की जाती है। लेकिन एक बात सब में ध्यान रखा जाता है कि जो भाषा है वो सहज, सरल और सुबोध हो, ताकि जो जनसंचार की जो प्रक्रिया है उसमें बाधा ना आए। तो इस तरह आज हम जाने जनसंचार और भाषा का अनुसंबंध के बारे में। आगे के वीडियो में भी हम दूसरे विषयों में इसी तरह चर्चा करते रहेंगे। आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।